हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अवकलजों के अनुप्रयोग में टॉपिक पढ़ेंगे वर्धमान और ह्रासमान फलन। वर्धमान और ह्रासमान फलन को वर्धमान फलन क्या होता है? वर्धमान का मतलब है बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन, बढ़ता हुआ फलन। और ह्रासमान का है डिक्रीजिंग, घटता, डिक्रीजिंग फंक्शन, घटता हुआ फलन। एक इसमें होता है निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान फलन, और एक होता है इसमें निरंतर ह्रासमान फलन। ये लगातार बढ़ता हुआ रहता है और ये लगातार घटता हुआ होता है। इसका ग्राफ जब बनाते हैं वर्धमान का, तो जैसे ये ग्राफ है इसका, ये वर्धमान फलन होता है। इसमें यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ता गया, और यहाँ पर इसमें देखो ये बिल्कुल यहाँ पर स्थिर है, इतने बिंदुओं पर ये स्थिर है। इसके बाद वापस बढ़ना शुरू हो गया, तो इसको केवल वर्धमान कहते हैं। और अगर कोई फलन लगातार बढ़ता जा रहा है तो यह कहलाता है निरंतर वर्धमान। इसका ग्राफ यूँ बनेगा, जैसे अपन ग्राफ बनाएंगे ऐसे, तो इसका ग्राफ लगातार बढ़ता जाएगा, और इसमें ग्राफ बनाएंगे तो इसमें ग्राफ कुछ दूरी में स्थिर हो जाता है। ये वर्धमान है और ये निरंतर ह्रासमान है। अब ये निरंतर वर्धमान है। अब ये ह्रासमान फलन, इसके अंदर जैसे ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ घटता हुआ जाएगा, इसको कहते हैं ह्रासमान फलन। इसमें कुछ दूरी पर, बीच में कुछ बिंदुओं पर ये ऐसे स्थिर भी हो जाता है, तो ये ह्रासमान हो गया। और जो निरंतर ह्रासमान है उसमें फलन लगातार घटता हुआ ही जाएगा। ये तो इनका परिचय है कि हम ग्राफ से कैसे पता करें वर्धमान है या निरंतर वर्धमान है, ह्रासमान है या निरंतर ह्रासमान है। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग, और ये स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग, इंग्लिश में बोले तो स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ता हुआ। ऐसे ही ये स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब इनमें हम, ये तो ग्राफ है, प्रत्येक सवाल में ग्राफ बना करके नहीं देखेंगे हम। सवाल के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि ये बढ़ता हुआ है या ये वर्धमान है या निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है या निरंतर ह्रासमान है? इसमें क्या होते हैं, अपन अलग अलग बिंदु लेते हैं, x1, x2, x3, ऐसे अलग अलग बिंदु ले लेते हैं। बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में से कोई भी बिंदु ले लेंगे अलग अलग। जैसे मान लो 1, 2, 3 ले लिया हमने। फिर उन बिंदुओं पर हम f(x) का मान निकालेंगे, तो f(x1) पर क्या मान आया, f(x2) पर क्या मान आया फलन का, f(x3) पर क्या मान आया फलन का। ये मान अगर इस दूसरे वाले से छोटा है, फिर ये मान इस दूसरे वाले से छोटा है, तो इसका मतलब ये निरंतर वर्धमान फलन हो गया, क्योंकि प्रत्येक बिंदु लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर यह आ जाता है कि f(x1) ये बड़ा भी, मतलब f(x1) इस f(x2) से, इनमें क्या संबंध हुआ कि f(x2) बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। जैसे यहाँ आया ना बराबर, तो अगर ये बराबर भी लग जाता है तो वो केवल वर्धमान है। f(x1) छोटा है f(x2) से और बराबर भी हो सकता है, तो ये केवल वर्धमान है। और केवल f(x1) छोटा ही रहेगा तो फिर वो निरंतर वर्धमान हो जाएगा। इसके अंदर बराबर नहीं आता,
कोई भी दो बिंदुओं पर मान बराबर नहीं आता है। इसमें किन्हीं भी दो पॉइंट पर निरंतर वर्धमान में फलन का मान बराबर नहीं आता है और इसमें बराबर आ सकता है। इसी प्रकार ह्रासमान में लेते हैं अपन x1, x2, x3, वही हमने 3 बिंदु ले लिए रियल नंबर में से। अब इसमें फलन का मान निकाला x1 बिंदु पर, x2 बिंदु पर, x3 बिंदु पर। अब ये fx1 पर मान बड़ा आया, fx2 पर मान fx1 fx2 से बड़ा आया और fx2 fx3 से बड़ा आया। मतलब आगे आगे मान छोटा होता जा रहा। इसमें आगे मान बड़ा होता जा रहा था, यहाँ कम था, फिर उससे बड़ा हो गया, उससे बड़ा हो गया, उससे बड़ा, तो ये वर्धमान हो रहा था। इसमें पहले यहाँ मान अधिक था, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया। तो ऐसी परिस्थिति ये निरंतर ह्रासमान की हो जाती है। और अगर fx1 बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है fx2 के, तो फिर ये ह्रासमान की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर ये मान घट भी सकता है ऐसे, और यहाँ स्ट्रेट भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो ये ह्रासमान का फलन होता है। ये तो हुआ जैसे हमारे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस टाइप से हमें हल करना है। अब इसके अलावा क्या है, अगर ये तो यहाँ पर छोटा फलन है, अगर बड़ा फलन आ जाता है तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, फिर हमें f डैश x करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। f डैश का मतलब है अवकलन। अगर अवकलन करने पर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है, जब तो ये वर्धमान हो जाएगा, निरंतर वर्धमान। और f डैश x लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। बस ये वर्धमान और ह्रासमान को देखने की कसौटियाँ हैं। अब हम इसका सवाल हल कर रहे हैं। पहला तो देखो, पहले सवाल में क्या दिया है, fx बराबर है, दिया है fx बराबर 3x 3x प्लस 17 है। अब r में कह रहा कि r पर, r मतलब रियल नंबर पर, तो हम इसमें से कोई बिंदु ले लेते हैं। माना x1 x2 बिलोंग्स टू r, हमने r में से कोई भी दो बिंदु ले लिए। अब ये मान इसमें रखेंगे, तो fx1 का मान क्या आया, fx1 का मान आ गया, x1 रख देंगे यहाँ 3x1 प्लस 17, और fx2 का मान क्या आया 3x2 प्लस 17। अब हम ये ऐसे बताएंगे इसमें कि fx1 छोटा है fx2 से, लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी ध्यान देनी पड़ेगी। यदि x1 छोटा है x2 से, मतलब x1 वाला बिंदु छोटा है, fx1 वाला बिंदु जब छोटा है x2 से, और फिर fx1 का मान fx2 से छोटा आएगा, जब ये कंडीशन लगेगी, मतलब ये तो हमने देख लिया कि fx1 छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर fx1 छोटा आएगा तो वर्धमान है, लेकिन इसके साथ में ये भी देखना है कि x1 भी छोटा होना चाहिए। जैसे हमने इधर लिया, हमने बिंदु 1 और बिंदु 2 ले लिए, ये रियल नंबर में से ले लिया। अब बताओ 1 छोटा है 2 से, छोटा है, तो फिर हमने मान रख दिया इधर, f1 रख दिया इसके अंदर, तो f1 रखा है तो 3 × 1 प्लस 17, तो ये हो गए 20। फिर हमने f2 रखा, तो ये हो गया 3 × 2 प्लस 17, तो 6 प्लस 17, तो ये हो गया 23। तो जब 1 जब लेस देन था 2 से, तो ऐसी परिस्थिति में f1 भी लेस देन आ गया f2 से, इसका मतलब ये निरंतर वर्धमान है। अतः यह निरंतर वर्धमान है, क्योंकि 1 पर जो मान था 2 पर उससे बड़ा आया, फिर 3 पर उससे ही बड़ा आएगा। जैसे जैसे बिंदु बढ़ते जाएंगे, 1 से बड़े 2,
2 से बड़े 3, 3 से बड़े 4, तो उसी प्रकार उनके ऊपर f1 का, f2 का, f3 का मान आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसा फलन निरंतर वर्धमान फलन कहलाता है। ये तो इसको अंकगणित में हल करने की हो गई, और बीजगणित में इसको हल करने की यह है पॉइंट x1 x2 के रूप में। तो यहाँ पर ये चीज़ जरूर लिखनी है कि यदि x1 लेस देन x2 है, x1 वाला पॉइंट x2 वाले पॉइंट से छोटा है, तो fx1 का मान भी fx2 के मान से छोटा होना चाहिए जब ये निरंतर वर्धमान होगा। और अगर यूँ हो जाए कि x1 तो बड़ा है x2 से, जब x1 ग्रेटर देन x2 से, और फिर fx1 लेस देन हो जाए fx2 से, उल्टा काम हो जाए। इसमें तो क्या था, x1 भी छोटा था और fx1 भी छोटा ही आया। इधर x1 तो बड़ा है और fx1 छोटा आ रहा है, तो काम विपरीत हो रहा है। इसका मतलब ये ह्रासमान हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सिद्ध कीजिए कि r पर fx बराबर e की पावर 2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। अब ये क्वेश्चन उस टाइप से नहीं होने वाला, क्योंकि हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो e की पावर 2, फिर e की पावर 3, e की पावर फिर यहाँ पर e की पावर हो जाएगी 2 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर ये फलन बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, हम इसका अवकलन करेंगे। दिया है fx बराबर e की पावर 2x। अब इसका अवकलन करेंगे f डैश x, तो इस e की पावर 2x का अवकलन तो e की पावर 2x ही होता है। फिर 2x का करेंगे तो इसका 2 × में लग जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 है ना ग्रेटर देन 0 है, 2 है 0 से बड़े है, और जो e की पावर 2x है ये भी मान 0 से बड़ा ही है, ये भी 0 से छोटा नहीं है मान। इसका मतलब क्या हो गया, अतः f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अभी हमने यहाँ यही कंडीशन पढ़ी थी कि अगर अवकलन करने पर वो 0 से ग्रेटर देन हो रहा है, 0 से बड़ा है, तो फलन निरंतर वर्धमान होता है। अतः यह फलन निरंतर वर्धमान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है fx बराबर sin x, और इसकी 3 कंडीशन हमारे को दी है, 0 से π/2, π/2 से पाई और 0 से पाई। इनमें क्या क्या पोजीशन है हमें बतानी है। तो देखो पहले क्या लिखते हैं हम, fx बराबर, ये तो हमें दिया है, fx बराबर sin x, और f डैश x बराबर साइन का हो गया कोस, साइन का अवकलन किया तो हो गया कोस x हो गया। अब ए नंबर में आ जाओ, 0 से π/2 में, 0 से π/2 में। अब हम देखते हैं कोस 0 का मान, कोस 0 का मान 1, कोस 0 के बाद में क्या आता है, कोस 30, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, फिर कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, और कोस 90 0। तो ये खुला अंतराल है, तो इसमें ये हमको नहीं लेना है 0, और 90 भी हमें नहीं लेना है। ये कंडीशन आई। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया, ये सभी मान 0 से बड़े हैं। मतलब f डैश x मतलब कोस x से 30 पर, 45 पर, 60 पर, इन सब पे इसका मान धनात्मक आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा है। अतः निरंतर वर्धमान है इस अंतराल में। अब हम अंतराल b वाला लेते हैं, π/2 से पाई में। तो यहाँ भी देखते हैं
कोस पाई बाई 2 का मान 0 है, और कोस पाई, इसके बाद में बीच वाले पॉइंट आते रहेंगे, और कोस पाई पर इसका मान माइनस में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, तो माइनस में जाएगा। इसका मतलब ये मान घटता हुआ जा रहा है, 0 से माइनस में पहुंच के मतलब मान घटता हुआ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात एफ डैश एक्स लेस देन 0, 0 से कम है तो यह निरंतर ह्रासमान है। इस अंतराल में ह्रासमान है और इस अंतराल में वर्धमान है। अब सी नंबर वाला कह रहा है 0 से पाई तक। अब 0 से पाई तक आप देखो, इसको अपन ग्राफ की सहायता से देख लेते हैं। ये 0 और ये पाई बटे 2 और ये पाई। जब 0 से पाई बटे 2 तक गए हम हैं, तो पाई बटे 2 पे मान था इसका, यानी 90 पे मान था 0, और इधर कोस 0 पे मान था 1। ऐसे मान लो यहाँ 1 था, ये 1 से चलता हुआ ग्राफ यहाँ आया और फिर यहाँ पर पहुँच गया। तो इसके अंदर ये धनात्मक था और इसके अंदर ये ऋणात्मक है। ये हम देख रहे हैं कि 0 से पाई बटा 2 में तो ये निरंतर वर्धमान है, और इधर 0 से जब ये पाई बटा 2 से पाई तक गया तो ये निरंतर ह्रासमान है। इसलिए न तो ये पूर्ण रूप से वर्धमान है और न पूर्ण रूप से ये ह्रासमान है। यहाँ लिखेंगे 0 से पाई बटा 2 में वर्धमान, निरंतर वर्धमान, और पाई बटा 2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। अतः न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। अतः ये अलग अलग अंतराल में विभाजित कर लिया था, अब हम पूरा अंतराल साथ लेंगे। अतः 0 से पाई में न तो निरंतर वर्धमान और न ही निरंतर ह्रासमान है। इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये फंक्शन हमें दिया है 2x² - 3x, और इसका निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के अंतराल ज्ञात करने हैं। पहले हम दिया है हमें जो फलन f(x) = 2x² - 3x, फिर इसका डेस कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 4x - 3। अब अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अंतराल ज्ञात करने के लिए f(x) के बराबर 0 करना पड़ता है। अब f(x) का मान है 4x - 3 बराबर 0। इधर इसका पक्षांतर कर दो, इधर आके 3 प्लस में हो गए, x बराबर हो गया 3/4। अब हम यह संख्या रेखा बनाते हैं। इधर संख्या रेखा में माइनस अनंत होता है, इधर प्लस अनंत है, और अब यहाँ बीच में 0 है, फिर 1 है, तो 3/4 कहाँ आएगा, मतलब 3/4 यहाँ हो गया। 1 से पहले आएगा 3/4, मतलब पौन। यहाँ पर आधा है, यहाँ चौथाई हो गया, यहाँ हो गया 3/4, और ये 1, मतलब 3/4, ये 3/4, 3/4। तो ये बिंदु हमें मिल गया इसमें। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो गया एक अंतराल, तो और एक अंतराल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हो गया, मतलब माइनस अनंत से 3/4 और 3/4 से अब प्लस का अनंत। इस प्रकार से हमें ये 2 अंतराल मिल गए, और अब इन दोनों अंतरालों में हमें पता करना है कि कौन से में वर्धमान है निरंतर और कौन से में निरंतर ह्रासमान है।
तो अब यहाँ ले लेंगे हम अंतराल माइनस के अनंत से 3/4 में कोई भी पॉइंट इसमें से निकाल करके और हम एफ डैश एक्स में रखेंगे। फिर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है देखेंगे। जैसे हमने इसमें से x बराबर ये 3/4 है, इससे पहले 0 है, तो जैसे -1 भी इनके बीच में ही है, -1 रखा हमने, रखने पर तो एफ डैश -1 रख दिया यहाँ, 4 × -1 और -3, तो -4 -3, तो ये हो गया -7, तो ये लेस देन 0 हो गया। तो ये लेस देन 0 हो गया, तो लेस देन वाले के अंदर क्या होता है, निरंतर ह्रासमान होता है। तो इसमें लिख देंगे ये लेस देन 0 है, अतः फलन अंतराल माइनस के अनंत से 3/4 में निरंतर ह्रासमान है। अब इधर दूसरा वाला इंटरवल ले लेंगे, अंतराल 3/4 से अनंत में। जैसे मैंने यहाँ -1 का रखा पॉइंट, ऐसे और भी कई पॉइंट रख के जांच कर सकते हैं। यहाँ रख रहे जैसे x = इसमें से हम 2 रख देते हैं, 2 रख दिया हमने, क्योंकि 3/4 के बाद में 1 आया, 1 के बाद 2 आया, तो कोई सा भी इसमें से बिंदु उठा के रख लेंगे। तो f'2 = क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे f डैश वाले में 4 × 2 - 3, तो 8 - 3 यह आ गया 5, 5 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आ गया। अतः अंतराल 3/4 से अनंत में फलन निरंतर वर्धमान होगा। इस प्रकार से इसके हमने दोनों अंतराल ज्ञात कर लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें इतना फ़र्क है कि थोड़ा सा फलन हमें बड़ा दिया है, इसमें भी अंतराल ज्ञात करने हैं। तो पहले दिया गया फलन f(x) बराबर 2x³ - 3x² 36x + 7 करते हैं इसका डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस ये भी 6x हो गया और यह हो गया 36, 7 का हो जाएगा 0। अब लिखेंगे अंतराल के लिए, विधि वही चलेगी जो पहले थी, वही मेथड है। अंतराल के लिए f'(x) = 0 करते हैं हम, तो 6x² - 6x - 36 = 0। अब इसमें से कॉमन ले लो 6, तो यहाँ क्या बच गया, ये बच, ये शेष रहे हैं। अब 6 को तो अपन 0 में भेज देंगे, 6 को तो अब इनका कर देंगे, इनके गुणनखंड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x² - 3x + 2x, ये इसके टुकड़े हो जाएंगे, -6 = 0। इनमें से कॉमन क्या आएगा, x - 3 हो गया, इसमें से क्या कॉमन आएगा 2, तो ये भी क्या हो गया x - 3। अब x - 3 हमने कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया x, इधर बच गया 2 = 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो ये 3 हो गया और ये हो गया -2। अब इसमें हम अंतराल क्या बनाएंगे, संख्या रेखा खींचते हैं। इधर आ गया माइनस का इन्फिनेटिव, यहाँ 0 है, इधर -2 आ गया, इधर प्लस का 3 आ गया, इधर फिर प्लस का इन्फिनेटिव आ गया। तो अंतराल क्या बनेगा इसमें, माइनस के अनंत से -2, माइनस के यहाँ से लेकर यहाँ तक
जीरो हमारे पास इसमें आया नहीं है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो गया -2 से 3, और फिर 3 से लेकर अनंत तक। इस प्रकार से हमें 3 अंतराल मिलेंगे। अगर बीच में एक ही पॉइंट आता है तो 2 अंतराल मिल जाएंगे, 2 पॉइंट आ गए तो 3 अंतराल मिल जाएंगे। तो जितने पॉइंट आएंगे उनसे एक ज़्यादा ही बनेगा अंतराल। संख्या रेखा बनाओ, उस पर वो पॉइंट लगा दो, फिर उनमें ऐसे बना करके और अंतराल बना लो। अब इनमें जांच करनी है कि कौन से अंतराल में पॉजिटिव है, वर्धमान है या ह्रासमान है। अब लिखो यहाँ पर अंतराल -अनंत से -2 में एफ डैश, इसमें रखेंगे मान एफ डैश ये है, या ये जो 6 कॉमन लिया हुआ है इसमें रख देते हैं। अब इनमें से कोई एक बिंदु रखेंगे -अनंत से -2 के बीच में। जैसे मान लो हमने -3 रख दिए, वो इनके बीच में आएगा। इधर -2, फिर -3, -4 यूँ चलता जाएगा, तो -3 रख दिया हमने। अब रखा इसमें मान 6, -3 का स्क्वायर, -6, -3, -36, 6, 3 का वर्ग हो गया 9, ये हो गया प्लस का 18, -36, तो ये हो गया 9 × 54, 18 - 36। अब ये हो गए 8 और 4 12, 5 6 1 7, तो 36 > 0 हो गया। इसका मतलब -अनंत से -2 में निरंतर वर्धमान है। और भी पॉइंट रख कर के जांच कर सकते हैं। अब है अंतराल -2 से 3 में, तो अब इनके बीच में -2 के बाद में -1, फिर 0 1 2 3, तो जैसे अपन 1 रख लेते हैं। कोई भी पॉइंट उठा लिया हमने, 1 उठा लिया इसमें और रखो इसमें 6, 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 6, -6 -36, 6 -42, तो यहाँ क्या आया -36, ये <0 हो गया, 0 से छोटा है, अतः फलन निरंतर ह्रासमान हो गया इसमें। अब हम दूसरे अंतराल पे लेंगे। पहले इधर से कुछ इसको साफ कर लेते हैं। अब देखो अंतराल, वो जो तीसरा अंतराल था -3 से, अब अंतराल 3 से अनंत तक, क्योंकि एक तो 0 से अनंत से -2, फिर -2 से 3, फिर 3 से अनंत, यही था में। इसमें रखो मान एफ डैश। अब 3 से अनंत तक बीच में से कोई भी ले लो, 4 ले लेते हैं। अब रखेंगे इसमें 6, 4 का स्क्वायर, 6 हो गया, 4 का वर्ग हो गया 16, ये हो गया 6 चौक 24, 36, 16 की 96, -24 -36, 96 हो गए। इनको जोड़ेंगे 6 4 10, 3 2 5 और 1 6 60 हो गए। और यहाँ बच गए 36 बच गए प्लस के, तो ये <0 हो गया। अतः निरंतर वर्धमान है। अब वर्धमान के हमारे पास 2 आ गए, एक तो यह आ गया और एक ये आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, अतः है -अनंत से -2 और इसके यूनियन में क्या आ जाएगा 3 से अनंत में निरंतर वर्धमान है। ये 2 अंतराल जो हमें मिले, इन दोनों को यूनियन में लिख देंगे यहाँ जोड़ करके। वह अंतराल -2 से 3 में निरंतर ह्रासमान है। इस प्रकार से जो इसने पूछे हैं अंतराल, वो दोनों मिल गए हैं। वर्धमान वाला ये हो गया, ये ए वाले का आंसर हो जाएगा, और बी वाले का आंसर ह्रासमान वाला हो जाएगा। अब देखो सवाल नंबर ये 6वां है।
इसमें भी हमें वो अंतराल ज्ञात करने हैं वर्धमान ह्रासमान के लिए। अगर आपने पिछले वाले सवालों को अगर ध्यान से समझा है तो ये सभी सवाल आप चैलेंज कर सकते हो, और ये आपको ही करने हैं। मैंने सवाल लिख दिए हैं, आपके पास पुस्तक नहीं हो तो सवाल देख लो, और मैं ई वाला क्वेश्चन सोल्व करूँगा। बाकी ये डी तक आपको करने हैं। अब देखो ई वाला क्वेश्चन लेते हैं अपन। दिया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 का क्यूब और एक्स माइनस 3 का क्यूब। अब इसका एफ डैश करेंगे तो ये यू डॉट वी से होगा। पहले हमने एक्स प्लस 1 क्यूब को इधर रख दिया और इसके डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे, फिर प्लस एक्स माइनस 3 क्यूब को इधर रख देंगे और डी अपॉन डी एक्स इस एक्स प्लस 1 के क्यूब के लगा देंगे। अब इसका हमने डिफरेंशियल किया, एक्स प्लस 1 का क्यूब है, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब ये घात पहले आ गई और यह कम हो गई। अब x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा। ऐसे इधर x माइनस 3 का क्यूब तो इसमें है ही, इसका करेंगे तो 3 गुणा में आ जाएंगे और x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया और x का हो गया 1। अब इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ सकता है? x प्लस 1 की इधर घात 3 है, इधर घात 2 है, तो कम घात कॉमन आ जाएगी। 3 इसमें भी है और इसमें भी एक, तो 3 कॉमन ले लेंगे हम। दूसरा x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और x माइनस 3 का स्क्वायर भी कॉमन ले लिए, क्योंकि इसकी भी कम घात यह है। अब इसमें क्या बच रहा है? इसमें x प्लस 1 बच गया, 3 घात थी 2 बार ले ली, ये बच गया। इधर बच गया प्लस x माइनस 3 x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, इधर ये हो गया 2x और माइनस 3 प्लस 1, तो ये बच गया माइनस का 2। इसका 2 और कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो 6 हो गया। x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो गया x माइनस 1। इस प्रकार से ये हो गए। अब हम अंतराल के लिए इनको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। रुक चला। अब इसमें देखो हम बिंदु ज्ञात करते हैं, तो क्या लिखेंगे? x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको क्या कर सकते हैं? स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो हमको बिंदु तो वही मिलेगा x प्लस 1 बराबर 0, या ऐसे मान लो वर्गमूल कर दो, तो 0 का वर्गमूल तो 0 ही रहेगा। इधर इसको 1 को उधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो गया, ये एक इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 3 प्लस के हो गए। तो अब संख्या रेखा पे क्या बिंदु मिला? माइनस अनंत, इधर आ गया माइनस 1, फिर आ गया प्लस का 1 और फिर आ गया 3 और फिर आ गया अनंत प्लस का। तो माइनस अनंत से माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 और 1 से 3 और 3 से अनंत। इस प्रकार से ये हमें अंतराल मिले। अतः अंतराल माइनस अनंत से माइनस 1 और माइनस 1 से 1, 1 से 3 और 3 से अनंत, ये अंतराल है। अब इनमें जांच जैसे हमने पहले की है वैसे ही करनी है। तो जैसे एफ डैश में हमने माइनस अनंत से माइनस 1 के बीच में माइनस का 2 रख दिया। अब ये मान हमें किस में रखना है? इसका अवकलन ये था, इसमें रखना है। तो क्या हो जाएगा?
6 है, फिर x की जगह हमको -2 रखना है, -2 + 1 का स्क्वायर हो गया, फिर यह -2 रखना है, -2 -3 इसका भी स्क्वायर, और फिर -2 -1 ये हो गया। अब क्या प्राप्त होगा हमें? 6 तो ये है ही, यहाँ बचा -1, -1 का स्क्वायर हो गया 1, इधर हो गए -5, -5 का स्क्वायर हो गया +25, और यह आए -3। और अब इन सबको गुणा करेंगे तो संख्या हमको माइनस की प्राप्त होगी। 25 का 150, 150 दिया 450 माइनस के, तो लेस देन 0 है, अतः फलन निरंतर ह्रासमान है। अब देखो एक अंतराल में हमने जांच कर ली है, अब -1 से 1 में जांच करेंगे इस अंतराल में। तो -1 और 1 के बीच में तो आप जानते हो भाई 0 भी आता ही है, तो 0 पे ही रख देते हैं मान। तो f डैश x मिट गया, f डैश x ये था, अपन इसमें रख देते हैं मान। 6 था, फिर यहाँ 0 x था, यहाँ -2 रखा था जहाँ, तो यहाँ 0 हो गया, +1 स्क्वायर, फिर यहाँ था -0 -3 और -0 -1 ये थे उसमें। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 6 × 1 का वर्ग 1 हो गया, इधर ये माइनस, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो -3 का वर्ग हो गया, प्लस का 9 हो गया, और ये इंटू में फिर -1 आ गया। तो अब फिर -1 से गुणा करेंगे तो ये तो फिर भी माइनस के 54 हो गए, तो ये लेस देन 0 हो गया। तो ये लेस देन 0 हो गया, तो ये पे फलन भी ह्रासमान हो जाएगा इसके अंदर भी। अब है अतः फलन निरंतर ह्रासमान है। अब अंतराल ये ले लिया, अब 1 से 3 ले लेते हैं। 1 3 में अब आप जानते हो 1 और 3 के बीच में 2 आ जाएगा, तो हम यहाँ 2 रख देंगे, f डैश 2 हो गया, तो यहाँ 6 आ जाएगा। जहाँ जहाँ 0 था वहाँ पर 2 रखते जाओ, क्योंकि 0 हमने x की जगह रखा है। तो 2 + 1 का स्क्वायर, इधर फिर -2 -3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 2 और -1। इसके अंदर ये 0 के माइनस नहीं लगाना, वो -2 यहाँ था तो यहाँ लिखने में आ गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ केवल x था, यहाँ x था, यहाँ x था और यहाँ x था, जहाँ हमने 2 रख दिए। 6 हो गया, 2 और 1 3 का वर्ग हो गया 9, इधर ये बच गया -1, इसका वर्ग करते ही प्लस का 1 हो गया, और यहाँ भी प्लस का 1 बच गया। अब ये तो सभी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो 0 से बड़ा ही है। 0 से बड़ा है तो इसमें निरंतर वर्धमान हो जाएगा। अब है ये 1 नंबर हो गया था, इसमें 1 नंबर वाला अंतराल, फिर ये दूसरा हो गया, यहाँ ये तीसरा हल हो गया। अब चौथा हल है अंतराल 3 से अनंत में, तो 3 के बाद में 4 है, अपन 4 रख देते हैं यहाँ, तो 6 आ गया, 4 + 1 का स्क्वायर, 4 - 3 का स्क्वायर, और 4 - 1, जहाँ x था वहाँ 4 रख दिए, तो ये हो गया 6, 5 का वर्ग हो गया 25, 4 में से 3 गया तो 1, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 4 में से 1 गया तो 3, तो ये भी > 0 आ गया। तो इसमें भी फलन, अतः फलन निरंतर वर्धमान है। इसलिए 2 अंतरालों में निरंतर ह्रासमान आ गया और 2 में निरंतर वर्धमान आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, y बराबर ये फलन दिया हुआ है, ये फंक्शन
और x इज ग्रेटर देन -1 के लिए अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान है। ये कंडीशन इसने हमें दी है। इस कंडीशन पे हम विशेष रूप से विचार करेंगे। पहले हम इसका अवकलन कर ले। तो y बराबर ये है, तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, log का हो गया 1 प्लस एक्स का तो 1 हो ही जाएगा। इसका u/v से होगा, तो u/v से क्या करते हैं, पहले u डैश भी मतलब अंश का अवकलन, तो 2x का अवकलन और माइनस v डैश u और अपॉन v का स्क्वायर, y डैश 1/1 प्लस एक्स, इधर 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इनटू में क्या है 2 प्लस एक्स, इधर 2 प्लस एक्स का क्या हो गया 1 और उसका हो गया 2x और नीचे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, y डैश इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, इसको इंटू करेंगे 4 प्लस 2x और ये हो गया माइनस का 2x और अपॉन में हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों 2x कट जाएंगे, तो y डैश हो गया 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, 1 प्लस एक्स भी आ गया और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी लघुत्तम में आ गया, 1 प्लस एक्स कट गया तो ये बच गया, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर ये कट जाएगा तो 1 प्लस एक्स बच गया। इसका ब्रैकेट खोलेंगे ए स्क्वायर वाले a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, इनको भी इंटू कर देंगे, माइनस का 4x 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4x एक्स स्क्वायर -4 -4x। अब इसमें ये 4 तो 4 से कट जाएंगे और 4x कट गया 4x से, तो y डैश का मान क्या आ गया, इधर तो आ गया एक्स स्क्वायर और अपॉन में आ गया 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें y डैश का मान मिल गया। अब हमें ये बताना है इसकी मैंने कहा था इस पे ध्यान देना है, x इज ग्रेटर देन -1 से, इसकी सहायता से हमें y डैश को ग्रेटर देन 0 बताना है। अब हम क्या बताएंगे, देखो दिया है कि x ग्रेटर देन -1, x -1 से बड़ा है, मतलब x का मान -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा अपन कोई भी मान लेकर के देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान 0 से बड़ा ही होगा। जैसे यदि हमने x बराबर माइनस का 1/2 ले लिया, माइनस का 1/2 -1 और 0 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, -1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो 0 से तो बड़ा ही है, ग्रेटर देन 0 है, अतः है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या पता चला कि जो अंश वाली संख्या है ये तो 0 से बड़ी है, और ये एक्स इज ग्रेटर देन -1 है, एक्स इज ग्रेटर देन -1 है, तथा x इज ग्रेटर देन -1 है, तो -1 को इधर पक्षांतर कर लो, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x + 1 ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब ये जो 1 + x है या x + 1 कहें तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। जब x + 1 ही ग्रेटर देन 0 हो गया तो x + 2 भी ग्रेटर देन 0 होगा, तथा x + 2 का स्क्वायर फिर है इसमें
तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसमें ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, अतः y डैश ही ग्रेटर देन 0 हो गया। और जब y डैश ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब ये निरंतर वर्धमान अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है, क्योंकि x का मान जब -1 से बड़ा लेंगे तो ये भी बड़ा आ रहा है, 0 से ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो मतलब ये पूरा फलन वर्धमान आ रहा है। अतः फलन x इज ग्रेटर देन -1 के लिए वर्धमान होगा, इति सिद्धम। अब आज ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब शेष क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।